Hello. Okay. So I hope every one of you can hear me clearly. You can see the screen as well. कोई कोई भी एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि सारी चीजें जो हैं वो इन ऑर्डर है ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें। जी फाद। जी सर। सब सही है सर। सब सही है, चलें ठीक। चलें, अगर अगर सारी चीजें जो हैं वो इन ऑर्डर है। अच्छा, एक चीज, लास्ट टाइम जब क्लास खत्म हुई थी तो शायद मैंने मंडे के लिए टेस्ट टॉपिक के लिए कह दिया था चैप्टर नंबर 9। बेसिकली वो वही मंडे था जो आपका टेस्ट हो चुका। जो नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा मंडे को उसमें आएगा चैप्टर नंबर 10। जहां तक हम आज जो है वो पढ़ लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आज शायद थोड़ी सी कैलकुलेशन ना कर पाए, तो मंडे की क्लास में कैलकुलेशन भी कर रहे होंगे। तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि मंडे की क्लास में जो कुछ पढ़ लेंगे वो भी शायद जो है वो टेस्ट में इंक्लूडेड हो। ठीक, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। देखिए, लास्ट टाइम तक हम बात कर रहे थे लेंसेज की, और जहां तक की वर्किंग जो है वो मैंने आपको बता दी थी। अगर एक दफा जो है वो दिखा भी दूं, तो लास्ट टाइम हमने रिफ्रैक्शन की बात की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने जो है वो लेंसेज की जो है वो बात कर ली थी। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ इमेज। और हम पढ़ेंगे वो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस को के। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस भी हमें पढ़नी है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही रे डायग्राम हमें बनानी है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्योंकि मल्टीपल केसेस हैं और फिर हमें कुछ रूल्स जो है वो कंक्लूड करने होंगे, कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड करने होंगे। लिहाजा टॉपिक जो है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहली बात, अगर आप बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस की, तो इमेज के मुतालिक कुछ बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नंबर वन, इमेज कब बनेगा? जब आपके पास कम से कम दो रिफ्रैक्टेड या दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर रेज कन्वर्जिंग होती हैं तो बनने वाला इमेज रियल होता है। अगर आपके पास रेज जो है वो डाइवर्जिंग है, तो जो बनने वाला इमेज है वो आपके पास कैसा होगा? वर्चुअल होगा। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जाता। ये वो बातें हैं जो हम पहले से जानते हैं। अब अगर आप कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनाना चाहेंगे, तो वो इमेज बनाया जाएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करते हुए। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते थे? इंसिडेंट रे, refracted ray, normal, all light the same plane, and sine angle I over sine angle R is a constant which is known as refractive index. तो अब अगर आप हर दफा ये लॉज अप्लाई करेंगे तो रे डायग्राम कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हमने तीन स्टैंडर्ड रेज बनाई हुई हैं। अब वो तीन स्टैंडर्ड रेज हमारे पास कौन सी हैं? अगर वो मैं तीन रेज आपको बताऊं तो लेट से ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। याद रखिएगा, लेंस का जो है वो थिन होना जरूरी है। और लेंस का थिन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लेंस के अंदर की जो रिफ्रैक्शन है उसको इग्नोर करते हैं रे डायग्राम बनाते हुए। क्यों इग्नोर करते हैं? अभी शायद आपको नजर भी आई, ये कॉन्वेक्स लेंस है। मैं इस कॉन्वेक्स लेंस के मल्टीपल इंस्टांसेस पहले बना दूं ताकि हम आराम से काम कर लें। चले, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अब आपको नजर आएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। आप इस टर्म से जो है वो वाकिफ होंगे। फिर हमारे पास लेंस में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता था। वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो लेट से ये है। ये जो वर्टिकल लाइन आपको अब नजर आ रही है, ये वर्टिकल लाइन जो है वो हमारे लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक, अब हम कहते क्या थे? एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल होगी, जब वो लेंस से पास होगी, तो वो कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। ये वो बात है जो लास्ट टाइम तक जो है वो हम डिस्कस कर चुके, कि वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। तो मैं यहाँ लेंस पर प्रिंसिपल फोकस भी शो कर देता हूँ। ये प्रिंसिपल फोकस एक राइट पर होगा, और शायद आपको याद आए कि बाय कॉन्वेक्स लेंस में आपके पास दो फोसाई हुआ करते थे। ठीक, ये हमारा जो है वो ओरिजिनल सेटअप है जो हमें बार बार जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक, अब एक रे वो आप लेते थे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जैसे कि ये वाली रे।
ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर आप इस रे को गौर से देखें तो मैं इसमें जो डेविएशन है वो लेंस की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वहां तक दिखा रहा हूं, बीच तक दिखा रहा हूं। उसूली तौर पे होना क्या चाहिए था, जैसी रे गिलास के अंदर आई उसे डेविएट हो जाना चाहिए था। मैं उस डेविएशन को इग्नोर कर रहा हूं, तभी मैंने कहा है कि लेंस को थिन होना चाहिए। यही वजह है कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जहां जहां पे आपने लेंस का जिक्र किया वहां पर आप बार बार जुमला इस्तेमाल करते थे थिन लेंस, क्योंकि लेंस का थिन होना जरूरी है। अब ये रे जो है वो पास होगी कहां से, प्रिंसिपल फोकस से, तो कुछ इस तरह पास हो जाएगी। या आपके पास रिफ्रैक्टरी रे बन गई। ये हमारे पास कहलाती है रे नंबर 1। ठीक। रे नंबर 2 कौन सी है? रे नंबर 2 वो रे है जो बेसिकली पहले पास हो जाएगी लेंस के फोकस से। जो पास हो जाएगी लेंस के फोकस से, तो वो कुछ इस तरह बनेगी। और आफ्टर रिफ्रैक्शन इसे क्या बन जाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये होती थी हमारे पास रे नंबर 2। वैसे रे की नंबरिंग जो है वो सब्जेक्टिव है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर रे पैरेलल थी, फोकस से पास होगी, फोकस से पास हुई तो पैरेलल बन जाएगी। और उसके बाद जो तीसरा केस हम पढ़ते थे, वो तीसरा केस आप ये पढ़ते थे कि वो रे जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने का मतलब है, अगर मैं रे को ऐसे बना दूं, आप वैसे कहीं से भी बना सकते हैं इस तरीके से, तो वो रे जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, आप उसे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो लेंस पे नॉर्मली फॉल हुई है, विदाउट एनी डिविएशन जो है वो स्ट्रेट चली जाएगी। ये हमारी रे नंबर 3 हो गई। तो ये वो 3 रेज हैं जो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक। रे जो है वो पैरेलल है, फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो रही है, पैरेलल बन जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, विदाउट एनी डेविएशन जो है वो स्ट्रेट चली जाएगी। अगर मैं इसके अलावा कोई और रे कंसिडर करूंगा, उससे इमेज बनाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगी, आई वुडंट बी नोइंग कि आफ्टर रिफ्रैक्शन रे को बनाना कैसा है। ये जो 3 रेज बनी हुई है, लॉस को ओबे करके बनाई गई हैं। तो अब अगर हम अपनी जिंदगी आसान रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इमेज फॉर्मेशन में यही 3 रेज जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक। अब टोटल जो है वो 6 केसेस हैं जो हमें डिस्कस करना है। मैं इससे पहले कि वो 6 केसेस जो है वो बनाना शुरू करूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं उन 6 केसेस की पहले तैयारी कर लूं। थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, लेकिन काम आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। चले, हमें जो है वो टोटल 6 केसेस की नीड है। चल, देखिए, अब अगर हम बात करते हैं उन 6 केसेस की, तो शायद बहुत सारे बच्चों के जहन में भी हो। तो जो पहला केस हमारे पास होता था, वो पहला केस क्या होता था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी। शायद आपको याद आए, मैंने चैप्टर नंबर 10 पढ़ाते वक्त इस बात की वजाहत की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, वेव फ्रंट एक दूसरे के पैरेलल बन जाते हैं, क्योंकि वो प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं। रे हमेशा नॉर्मली ट्रेवल करती है, तो जो रेज ऑफ लाइट है वो एक दूसरे के कैसे बन जाती थी, पैरेलल बन जाती थी। ठीक। आपने जो है वो 2 रेज ऑफ लाइट बनाई जो एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों एक दूसरे के पैरेलल है? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी।
क्योंकि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्टेड रेस इंटरसेक्ट करती है वहां इमेज बनता है। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा एट एफ, और इस इमेज की खास बात क्या है? ऑन द अदर साइड। जो इमेज होगा वो ऑन द अदर साइड होगा, जिससे मैं इस जुमले के बाद से सिर्फ ये लिखा करूंगा, ऑन द अदर साइड, OTOS। ठीक, सिर्फ वक्त बचाने के लिए। अच्छा, अब इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, याद रखिएगा। जब भी रेस कन्वर्जिंग होंगी दे विल इंटरसेक्ट। बनने वाला इमेज कैसा बनेगा? रियल इमेज। अगर आप देखें तो ऊपर वाली रे नीचे जा रही है और जो नीचे वाली रे है वो ऊपर जा रही है। इसका मतलब है दिस इमेज इज इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन। जो इमेज होगा वो इमेज हमारे पास कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, यानी अपसाइड डाउन होगा। अगर ऑब्जेक्ट मुझे ऐसा नजर आता है तो इमेज जो है वो ऐसा नजर आएगा, अपसाइड डाउन, यानी हेड टेल की जगह पे और टेल हेड की जगह पे। अच्छा, एक सिंगल लेंस के केस में याद रखिएगा ऑल रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, बट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और वैलिड ओनली इन केस ऑफ अ सिंगल लेंस। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि एक रियल इमेज इरेक्ट भी हो सकता है। ठीक, एक रियल इमेज इरेक्ट भी हो सकता है, एक वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो ये जो जुमला है ना कि रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड ओनली ऑन सिंगल लेंस। ठीक, एक आखिरी बात, लेंसेज जब भी इमेज बनाते हैं उनका जो इमेज है उसका साइज दिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से। लेट्स से दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर रे यहां इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इमेज है, अगर रे यहां इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इमेज है। आप प्रिंसिपल एक्सिस से जितना दूर जाएंगे इमेज उतना बड़ा हो जाएगा, आप प्रिंसिपल एक्सिस के जितना करीब आएंगे इमेज उतना छोटा हो जाएगा। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस पर ही आ गए तो इमेज का साइज नहीं होगा, इमेज तो एक डॉट की तरह नजर आएगा, जिसके लिए हम जुमला इस्तेमाल करेंगे क्या? एक्सट्रीमली डिमिनिश। देखिए, डिमिनिश का मतलब होता है बहुत मामूली सा। इसकी आपको मिसाल दे दूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिस सन को आप देखते हैं, सन इज अ स्टार, ठीक है, हॉट गैसेस से बना हुआ है। सिर्फ मुझे ये बताइए, सन का साइज ज्यादा होता है या स्टार्स का साइज ज्यादा होता है? अगर कोई भी एक बच्चा जो है वो क्विकली इस बात को जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहे कि जब आप बात करते हैं सन की, तो सन का साइज ज्यादा होता है, स्टार का साइज ज्यादा होता है? जनरल नॉलेज का सवाल है बेसिकली। जी जोसेफा। सर सन भी एक स्टार है, तो बेसिकली डिपेंड करता है आप किस स्टार के बारे में बात कर रहे हैं। सन से छोटे भी स्टार्स होते हैं, सन से बड़े भी होते हैं और सन के साइज के भी होते हैं। और यानी यानी एक बात तय है कि सन के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो सबसे बड़ा है, ठीक, क्योंकि हमें नजर सबसे बड़ा वही आता है। तो ठीक। हुजैफा की बात जो अपनी जगह सही, अक्सर बच्चों को ख्याल ये होता है कि सन स्टार है, इसमें कोई शक नहीं, मैंने भी ये जुमला पहले ही कह दिया था। लेकिन सन हमें सबसे बड़ा नजर आ रहा होता है, क्यों? क्योंकि वो हमसे करीब है। अगर आप बाकी स्टार्स को देखें जो आसमान पे आपको एक डॉट की तरह नजर आते हैं, उनका साइज जो है वो सूरज के मुकाबले में, सन के मुकाबले में 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं तो वो हमें जो है वो एक सिर्फ एक डॉट की तरह नजर आते हैं। ये जो डॉट नजर आना है ना, दिस डॉट इज बेसिकली नोन एज एक्सट्रीमली डिमिनिश। वो जो एक डॉट नजर आता है वो एक्सट्रीमली डिमिनिश है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो उसका बनने वाला इमेज जो है वो एक्सट्रीमली डिमिनिश होगा। ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज का पहला केस हो गया। अब जब बात करते हैं सेकंड केस की, ठीक। अच्छा, सेकंड केस क्या था? सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा करते थे? सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को रखा करते थे बियॉन्ड 2f। सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को रखा करते थे बियॉन्ड 2f। तो हम वही काम करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को जो है वो बियॉन्ड 2f रखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर 2f ड्रॉ कर भी देता हूं। तो ये अगर f है तो इससे डबल डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए? 2f। शायद वो आपको कैलिब्रेशन याद हो, हम मैट्रिक क्लास में सिखाया करते थे कि आप ऑप्टिकल सेंटर से 2 सेंटीमीटर राइट लेफ्ट पे f बना लें और 4 सेंटीमीटर पे 2f बना लें, क्योंकि 2f जो है वो f का डबल होना चाहिए। एक एक तरीका है, आप 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। वैसे तो ग्राफिकल अब आपके पास पेपर में नहीं आएगी, अगर कोई बहुत कैलिब्रेटेड डायग्राम बनाना चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, अब हमने केस नंबर 2 देखना है।
और केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। देखिए लस बियॉन्ड का मतलब जो है वो आगे होता है। आप कहते हैं ना बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड इटर्निटी, तो बियॉन्ड का मतलब है आगे। क्योंकि हम यहाँ पर जब बियॉन्ड कहते थे तो हम ऑब्जेक्ट को बनाते थे 2f से पहले। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिन्हें ये लगता था बियॉन्ड का मतलब पीछे होता है। क्यों इसे आगे कहते हैं? क्योंकि लेंस में ऑल मेजरमेंट्स आर मेड एक्चुअली विद रेफरेंस टू द ऑप्टिकल सेंटर। आप ऑप्टिकल सेंटर से आगे जाएंगे तो f आएगा, f से आगे जाएंगे तो 2f आएगा, 2f से आगे जाएंगे तो वो बियॉन्ड 2f कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। आपने ऑब्जेक्ट को जो है वो बियॉन्ड 2f रखा। इसके बाद अब अगर आपको इमेज बनाना है तो आपको दो रेस की नीड है। मैं पहली रे वो ले लेता हूं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कुछ इस तरह। तो इस रे को डेफिनेटली कहां से पास होना है? इस रे को पास होना है प्रिंसिपल फोकस से, कुछ ऐसे। ठीक, हम दूसरी रे वो लेंगे जो पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से और विदाउट एनी डिविएशन जो है वो स्ट्रेट जाएगी। जहां पर ये दोनों रेस इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो इमेज को यहां कहीं पे बनना चाहिए। कुछ इधर इमेज जो है वो यहां बन जाएगा। अब आपको नजर क्या आ रहा है? When object is placed beyond 2f, image is forming between f and 2f on the other side। क्योंकि रेस इंटरसेक्ट कर रही है, इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड। अब तो आपको नजर भी आ रहा है कि वो अपसाइड डाउन है। और इसके बाद जो आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है, आपको नजर आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज इज स्मॉल इन साइज। ये हमारे पास जो है वो इमेज फॉर्मेशन का सेकंड केस हो गया। अब जब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के तीसरे केस की। ठीक है, अब वो इमेज फॉर्मेशन का तीसरा केस क्या है? हम आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट को जो है वो लेंस के करीब लेके आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा एट 2f। मैंने यहां पे रख दिया एट 2f। एट 2f का मतलब है ऑब्जेक्ट को 2f पे होना चाहिए। तो यहां पर मैंने बना दिया है 2f। राइट पे भी 2f होगा, थोड़ी देर बाद बनाऊंगा ताकि हम अपना वक्त बचा लें। यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट है 2f पे। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इसे पास होना है प्रिंसिपल फोकस से। दूसरे वो आप लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी विदाउट एनी डेविएशन, स्ट्रेट जाएगी। जहां पर दो रेस इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर आपके पास जो है वो इमेज बन जाएगा। यानी इमेज जो है वो कुछ यहाँ पे बनना चाहिए। तो ये आपके पास हो जाएगा इमेज। अब आप नोट क्या करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर था तो इमेज में क्या बनना चाहिए? एट 2f। तो हमने क्या कहा? इमेज विल फॉर्म एट 2f ऑन द अदर साइड। इमेज इज रियल, image is inverted, and this time this image will be equal in size। जो हमारे पास इमेज होगा वो इक्वल इन साइज होगा। यानी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा इमेज भी उतना ही बड़ा होगा। अब ये जो मैं बार बार लव इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इमेज छोटा है, इमेज डिमिनिश है, इमेज इक्वल इन साइज हो, तो आपके जहन में शायद वो मैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा हो। तो इसके बाद हम वो डेफिनेशन पढ़ भी रहे होंगे। टोटल अभी तक मैंने आपको 3 केसेस बताए, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f, एट 2f। इन 3 केसेस से मैं एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है जब वो लेंस के करीब जाता है तो इमेज लेंस से दूर जाता है और इमेज के साइज में इजाफा हो रहा है। पहले वो एक्सट्रीमली डिमिनिश था, फिर उसके बाद स्मॉल इन साइज बना और अब वो इक्वल इन साइज बन गया। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अब जो मेरे पास अगला केस होगा उस अगले केस में इमेज को जो है वो और बड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जो मेरे पास अगला केस होगा उसमें इमेज जो है वो और बड़ा हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं इमेज को रखूंगा बिटवीन 2f एंड f। मैं इमेज को रखूंगा बिटवीन 2f एंड f, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहां पर रख रहा हूं ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f एंड 2f।
ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन एफ एंड 2f होगा। अच्छा, जब मैं बात करूंगा बिटवीन एफ एंड 2f, तो बस एक चीज का हम रे डायग्राम में ख्याल करते थे कि ऑब्जेक्ट को ज्यादा एफ के करीब नहीं रखा जाता। क्यों? अभी अगले केसेस में पता चल जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख दूं तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे पास हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी मैं वो ले रहा हूं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और विदाउट एनी डेविएशन जो है वो स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, जहां पर ये दो रेज जो है वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी वहां पर आपको जो है वो इमेज बनता हुआ नजर आएगा। तो मुझे इमेज जो है वो यहाँ कहीं पे बनता हुआ नजर आएगा। मैं इस पॉइंट को जो है वो 2f कह देता हूं। तो अब हमें नजर क्या आ रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, image will form beyond 2f. On the other side, image is real, image is inverted, and this time image is large in size. इस दफा जो इमेज बनेगा उस इमेज का साइज जो है वो लार्ज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इमेज इक्वल इन साइज ऑलरेडी बन चुका है, तो अब आपके पास इमेज जो है वो लार्ज है। जो नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे, उस नेक्स्ट केस में अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा कहां पर? एट एफ। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को एफ पे लाके रखा तो अब आप नोट क्या करेंगे कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पे होता है तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, फिर ये रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। और अब आप नोट क्या करेंगे कि जो दोनों रेज होंगी, ये दोनों रेज जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगी। दो पैरेलल रेज कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी? इंफिनिटी पे। तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट विल फॉर्म एट इंफिनिटी, दिस image is real, image is inverted, and image is large in size. तो टोटल अभी तक आपने जो है वो मेरा ख्याल है कि मैं 5 केसेस बना चुका। इन पांचों केसेस में आप क्या नोट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है, इमेज दूर जा रही है। ये चीजें एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त हमारे बड़े काम आएंगे। मैं हो सकता है आज की क्लास में एक आध एमसीक्यू सॉल्व करना बता भी दूं कि कभी कभार तो आपको थिन लेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ सवाल पढ़ेंगे और आप जवाब बताएंगे कि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है, इमेज दूर जा रहा है, इमेज के साइज में जो है वो इजाफा हो रहा है। एक चीज आप और नोट करें, जो केस नंबर 2 है बियॉन्ड 2f, वो बेसिकली f और 2f का जो है वो क्या बन गया? ऑपोजिट बन गया। इसी तरह जो केस नंबर 1 है वो केस नंबर 5 का क्या बन गया? ऑपोजिट बन गया। ठीक, अब जो आखिरी केस है, बेसिकली जब हम थ्योरी में ये चीजें पढ़ाते थे फर्स्ट ईयर में, तो वो तमाम मेहनत इस आखिरी केस के लिए की जाती थी, क्योंकि ये आखिरी केस हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। When object is placed between optical center and principal focus, तो मैंने क्या किया? मैंने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख देता हूं। अब आप नोट क्या करेंगे? पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इस रे को कहां से पास होना है? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक, जो दूसरी रे है वो है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, विदाउट एनी डेविएशन जो है वो स्ट्रेट जाएगी। शायद आपको याद है, मैंने शायद लास्ट क्लास में जुमला इस्तेमाल किया था कि वो रेज जो एक एंड पे डाइवर्जिंग होती हैं, अगर आप उन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे तो दे विल बिकम कन्वर्जिंग। अब अगर मैं इन दोनों रेज को कितना भी आगे बढ़ा दूं, दे विल कीप ऑन गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे विल कीप ऑन गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं इनको इनकी अपोजिट डायरेक्शन में लेके आऊंगा तो इनकी अपोजिट डायरेक्शन में ये रेज मुझे कुछ ऐसी नजर आएंगी, इंटरसेक्ट करती हुई। जहां पर ये एक दूसरे को जो है वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वहां पर आप ये कह सकते हैं कि वहां पर आपके पास जो है वो इमेज बनेगा। इमेज जो है वो यहां बन गया। अब आपको तमाम रे डायग्राम में पहली दफा इमेज जो है वो इरेक्ट बनता नजर आया। क्यों पहली दफा इरेक्ट बना? नंबर 1, इमेज विल फॉर्म ऑन द सेम साइड।
सेम साइट में अब मैं लोकेशन स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि और एफ के दरमियान बनेगा, एफ और 2f के दरमियान बनेगा, एट 2f बनेगा, बियॉन्ड 2f बनेगा. इट कैन फॉर्म एनीवेयर बट ऑन द सेम साइड, क्योंकि रेज जो है वो डाइवर्जिंग थी. सो दिस इमेज इज वर्चुअल. ठीक, इसके साथ साथ इमेज वर्चुअल बन जाएगा, क्योंकि वर्चुअल है तो इमेज इज इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब है सीधा. अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज बिल्कुल ऐसा है, हेड की जगह हेड और टेल की जगह टेल. और एक आखिरी बात, जो इमेज आपके पास बनता है वो इमेज जो है वो आपके पास मैग्नीफाइड इमेज है. क्या आप में से कोई बच्चा ये बता सकता है कि इस लेंस को, ये जो आखिरी केस है, इसको कहते क्या थे? अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो इस बात की वजाहत करना चाहे कि जो आखिरी केस था, इस केस को हम कहते क्या थे? सर सैंपल माइक्रोस्कोप के बिल्कुल इसमें ठीक. भी ठीक, ये जो लेंस आपके पास है, इस लेंस को हम दो नाम देते थे. ये हमारे पास कहलाता था क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप. और सिंपल माइक्रोस्कोप के अलावा हम इसको नाम दिया करते थे क्या? मैग्नीफाइंग ग्लास. तो अब याद रखिएगा, वो तमाम कॉन्वेक्स लेंसेज जिनका ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और ओ के दरमियान होता है या ओ और एफ के दरमियान होता है, वो तमाम लेंसेज हमारे पास क्या कहलाते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास. देखें, ये सारे वो 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के, जो आपको जो है वो मेरे हिसाब से मालूम होने चाहिए कि कहां पर ऑब्जेक्ट होगा तो कहां पर इमेज बनेगा. मैं यहाँ पे थोड़ा नीड लिख दूं कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, क्योंकि कभी कभार जो है वो एप्टीट्यूड में वो सिर्फ ये डेफिनेशन भी पूछ लेंगे. मैग्नीफाइंग ग्लास में और एक ऑर्डिनरी कॉन्वेक्स लेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है. एवरी कॉन्वेक्स लेंस इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ इज बेसिकली नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास. जब ये 6 केसेस आपने पढ़ लिए तो अब सिर्फ एक टर्म पढ़ लीजिए, जिस टर्म को हम नाम देते थे किसका? मैग्निफिकेशन का. मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन इज बेसिकली अ कंपैरिजन, जो आपको ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज कितना बड़ा बना. ठीक, मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते थे कैपिटल एम से, और फॉर्मूला होता था साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. नेचुरली अगर मैं ये कहता हूं कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो इसका दूसरा मतलब यही होता है कि साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इसी तरह अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ गई तो इसका मतलब होता है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सेंस तो नहीं बनता, सिर्फ लिख देता हूं कि अगर m लेस देन 1 आ गया तो इसका मतलब ये होगा साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. फिर शायद आपको याद आए कि जब आपने थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ लिया था तो आप इसी मैग्निफिकेशन को लिखा करते थे Q ओवर P, where Q is image distance and O is object distance. अगर यहां तक की सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो बुक रीडिंग करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अक्सर जो है वो किताब की पिक्चर जो है वो शेयर करते हैं, ये चीज समझाते हैं, इसके अलावा बुक रीडिंग करते हैं. अगर आप बुक रीडिंग करेंगे तो क्या कभी किसी ने नोट किया कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में एक नेगेटिव साइन लगी हुई होती है? क्या क्या हम में से कोई ऐसा है जिसने कभी नोट किया हो कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में जो है वो एक नेगेटिव साइन लगी हुई होती है? इस्तेमाल कभी नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा, ना कराऊंगा, हमें जरूरत भी नहीं है. सिर्फ एक बात है, अगर मुझे गलत याद नहीं है, जो किताब का एडिशन, क्योंकि हम में और आप में एक ही चीज कॉमन है, आप वही फिजिक्स की किताब पढ़ रहे हैं जो आज से हिसाब लगाने थे तकरीबन 24 साल पहले मैंने पढ़ी थी, 1996-97 में, जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा करता था, तो तब भी यही किताब थी. और जो एडिशन मैंने पढ़ा था उसमें एक माइनस साइन लगा होता था. क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, तो जो आपके पास इमेज और ऑब्जेक्ट है रियल के केस में, ऑब्जेक्ट अगर लाइन के ऊपर है तो इमेज लाइन के कहां पर होगा? नीचे. अगर एक ओरिजिन से ऊपर जा रहा है तो एक ओरिजिन से नीचे आ रहा होगा, यानी वो सेंस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन है. इसी तरह अगर आप इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है, ओरिजिन के लेफ्ट पर है, तो इमेज ओरिजिन के राइट पर होगा. दोनों बेसिकली अपोजिट साइड पर है. तो कहीं कहीं वो ये लिखते थे कि नेगेटिव मैग्निफिकेशन जो है वो रियल इमेज के लिए होती है.
क्योंकि अगर इमेज वर्चुअल हुआ तो आपको शायद याद हो साइन कन्वेंशन जब यूज करेंगे तो आप क्यों नेगेटिव पुट करेंगे, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बन जाएगी। वो पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि इमेज वर्चुअल है। सिर्फ शायद किताब में माइनस साइन इस्तेमाल हुआ है इसलिए बता दिया। अगर आपकी किताब में मौजूद नहीं है, मेरे जुमले को वैसे इग्नोर कर दें जैसे आपने मेरी बहुत सारी बातों को इग्नोर कर दिया होगा। और अगर वो हुआ जो हमेशा होता है कि समझ में ही नहीं आया, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, फिर तो आप परेशान भी नहीं होंगे। तो हम न्यूमेरिकल में कभी भी माइनस साइन इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव ही हमेशा इस्तेमाल करता रहूंगा। मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन इज क्यू ओवर पी। वो जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताता है कि बनने वाला इमेज रियल है या वर्चुअल है, जिसकी हमें नीड नहीं होती। क्यों, मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा। सिर्फ बोलना क्या चाह रहा हूं इसकी एक मिसाल और दूं। कूलम्स लॉ पढ़ा है आप लोगों ने? कूलम्स लॉ में F इक्वल K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। कुछ किताबों में मैंने एक जुमला पढ़ा, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो रिपल्सिव है। एग्री करते हैं इस बात से? मेरे जुमले के ऊपर गौर करें। ये मैं कैमरा बार बार इसलिए ऑफ करता हूँ कि मैं भी कुछ पी सकूं। आप पीना चाहें आप बिल्कुल पी सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानता। अगर अगर मैं आपसे कहूं कि कूलम्स लॉ में मैं ये कहूं कि कूलम फोर्स इज positive Coulomb force actually means it is repulsive force. जी, कोई इस बारे में अपनी राय देना चाहेगा? अगर मैं आपसे कहूं कि if Coulomb force is positive, it is repulsive, तो अब आप इस जुमले से एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? कुछ भी कर लें, एग्री डिसएग्री। मैं आपसे इतना दूर बैठा हुआ, आप अपने अपने घरों में बैठे हुए, कोई किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। जी साइमन। सर जी साइमन। सर साइन ऑफ कन्वेंशन वैसे तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में ये भी हो सकता है कि डिस्टेंस जो है वो आड़ा होता है। नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप निकालें वो पॉजिटिव आ जाए तो अक्सर जगहों पे लिखा होता है वो रिपल्सिव है। चल मैं एक काम करता हूँ, मैं इस जुमले की वजाहत कर देता हूँ ताकि अगले 4 मिनट में मैं टॉपिक पूरा कर दूं। देखिए, मेरे ख्याल से कोई एक और बच्चा है जो बताना चाह रहा है। जी राबिया फरी। अस्सलाम वालेकुम सर। बाय साहब। जी राबिया। सर हम एग्री कर सकते हैं क्योंकि जब भी दोनों साइन, अगर वो दोनों चार्जेस नेगेटिव भी होंगे तब भी हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और अगर पॉजिटिव हैं तब भी पॉजिटिव आएगा, तो रिपल्सिव हो सकती है। एक्सीलेंट, बिल्कुल यही रीजन है इसका। देखिए, टू सिमिलर चार्जेस के दरमियान हमेशा रिपल्जन थी ना। अगर आप वैसे तो इक्वेशन में आपने माइनस कभी पुट किया भी नहीं और आप करेंगे भी नहीं। इवन मैं भी अगर कभी कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो साइन यूज नहीं करूंगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स पॉजिटिव आएगी, दोनों चार्जेस नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव आएगी, एंड दैट इज रिपल्सिव। अगर फोर्स नेगेटिव आ गई तो वो अट्रैक्टिव है। बिल्कुल इसी तरह की एक साइन कन्वेंशन है जो मैग्निफिकेशन के साथ है। मैंने एग्जाम्पल इससे दे दी कि आपको ये ना लगे कि कोई बहुत ही नई चीज है, आपने बहुत सारी जगहों पर ये बात देखी होगी। एनीवेज, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो अब जरा एक बात समझिए। देखिए, अगर मैं कोई भी एक रे डायग्राम जो है वो कॉपी कर लूं तो हम जो है वो अपना थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे। अच्छा, थिन लेंस फॉर्मूला आप में से बहुत से बच्चों के जहन में होगा भी, और क्योंकि हमें डेरिवेशन की नीड नहीं है और डेरिवेशन जो है वो बड़ी बेसिक सी है, इसलिए मैं उसकी डेरिवेशन करा नहीं रहा। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा मुतमन्नी हो कि नहीं सर थिननेस फॉर्मूला तो ड्राइव करवा दें क्योंकि एप्टीट्यूड में उसकी डेरिवेशन आ रही है, तो मुझे डेरिवेशन करवाने में कोई बुराई महसूस नहीं होती। मैं बिल्कुल अगली क्लास में करा भी दूंगा। आइडिया दे देता हूँ करते क्या थे। देखिए, आपने किया ये था कि आपने कहा कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक ऑब्जेक्ट एक इमेज है। आप क्या करते थे, ऑब्जेक्ट से लेके लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस लेते थे और उस डिस्टेंस को हम डिनोट क्या करते थे, स्मॉल क्यू से, और ये स्मॉल इनफैक्ट स्मॉल पी, ये स्मॉल पी हमारे लिए कहलाता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर हम क्या करते थे, इमेज से लेके लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस लेते थे और उस डिस्टेंस को हम डिनोट करते थे किससे, क्यू से। वो क्यू हमारे लिए कहलाता था क्या, इमेज
डिस्टेंस। तो ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारे लिए इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। फिर लेंस की एक फोकल लेंथ होती है, ठीक है। लेंस की हमारे पास जो है वो एक फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ कितनी है, f। मैं आइडिया देता हूं, ज्योमेट्री में दो ट्राइंगल्स होते हैं जो कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस बात को समझ लें, चैप्टर 10 में ये प्रॉपर्टी मेरा ख्याल है कि अब आज से ऑनवर्ड्स जितनी इक्वेशंस बताऊंगा, कोई भी एक डेरिवेशन ऐसी नहीं होगी जो इस प्रॉपर्टी के बगैर हो रही हो। हाँ, एक आ जाएगी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अदरवाइज आप जितने टॉपिक पढ़ेंगे वहां ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। तो गौर से सुनिएगा। देखिए, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ते रहे छोटी क्लासेस में, तो देखिए एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। अगर आप इन ट्राइंगल को गौर से देखें तो आप डेफिनेटली इस बात से एग्री करेंगे कि सर ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, इनकी साइड्स इक्वल है। ऐसी ट्राइंगल को नाम दिया जाता है क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का नाम देते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि इनकी तमाम साइड्स भी इक्वल होती हैं और इनके तमाम एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी इफ दिस एंगल इज 90, दिस इज 90। इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा। जब आप कहते हैं ना ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनका मतलब होता है कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा। जैसे ये दो हाथ, ठीक, आप एक ट्राइंगल पे दूसरे को ओवरलैप कर दें। लेकिन अगर मेरे पास ट्राइंगल जो है वो ऐसी बन जाए, अगर मेरे पास जो है वो ट्राइंगल जो है वो कुछ ऐसी बने, जैसे कि ये, अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को जो है वो गौर से देखें तो शायद आप जो है वो मेरी बात से एग्री कर लें कि सर इन दोनों ट्राइंगल के साइज जो है वो एक जैसे नहीं है। क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल के साइज जो है वो एक जैसे नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हम इन दोनों के एंगल्स देखेंगे, और मैंने एंगल में क्या देखा, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा है, ये बीटा है तो ये बीटा है। यानी अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दे दूं ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी और ट्राइंगल सी, और इस ट्राइंगल को नाम दे दूं पी क्यू आर, तो साइड हमेशा वर्टेक्स से देखते हैं। तो पी के सामने स्मॉल पी, आर के सामने स्मॉल आर, क्यू के सामने स्मॉल क्यू। ये जो दो ट्राइंगल बनी हुई है ना, जिन दो ट्राइंगल को मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये दो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमारे लिए बेसिकली कौन सी ट्राइंगल कहलाती हैं, सिमिलर ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल हमारे लिए कहलाएंगे क्या, सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि इनकी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, लेकिन इनके एंगल्स इक्वल होंगे। अच्छा, साइड्स इक्वल नहीं है, एंगल्स इक्वल है, तो ट्राइंगल सिमिलर है। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम। अब ये वो प्रॉपर्टी है जो मैंने यूज करनी है। इस प्रॉपर्टी को समझ लें, चैप्टर 10 में बहुत काम आएगी, शायद चैप्टर नंबर 5 जब आप पढ़ेंगे टॉर्क, इक्विलिब्रियम, एंगुलर मोमेंटम, तो वहां पर वो जो मुश्किल वाले लेडर वाले न्यूमेरिकल होते थे जो शायद आपने चॉइस पे छोड़ दिए हो फर्स्ट ईयर में, वहां पर भी सिमिलरिटी बहुत इस्तेमाल होती है। तो एप्टीट्यूड के स्टूडेंट को सिमिलरिटी पता होनी चाहिए। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब है दो ट्राइंगल जिनके एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल नहीं होंगी। और सिमिलर ट्राइंगल की खास बात क्या है कि इनकी शक्लें एक जैसी होती हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो एक जैसे होते हैं। क्या मतलब हुआ, अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल में साइड ले लूं ए, तो ए वो साइड है जो मेरे पास किसके अपोजिट है, एंगल बीटा के अपोजिट है। ठीक है, जो साइड ए है वो एंगल बीटा के अपोजिट है। अगर साइड ए बीटा के अपोजिट है तो छोटी ट्राइंगल में बीटा के अपोजिट कौन है, पी, तो ए एंड पी आर करस्पॉन्डिंग। मैंने तभी ऑर्डर जो है ना थोड़े मिक्स कर दिए हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सकें। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब होता है वो साइड जिनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो। तो मैंने बीटा पिक किया, एक ट्राइंगल में बीटा के अगेंस्ट ए है और एक ट्राइंगल में बीटा के अपोजिट पी है, तो ए ओवर पी बन गया। एक ट्राइंगल में अल्फा के अपोजिट क्यू है और दूसरे ट्राइंगल में अल्फा के अपोजिट बी है। बस याद रखिएगा, पहली दफा जिस ट्राइंगल को न्यूमरेटर में रखा है अगली दफा वही न्यूमरेटर में होगा।
तभी मैं Q न्यूमरेटर में लिखते लिखते रह गया, क्योंकि मैंने P को डिनोमिनेटर में रखा था तो Q डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इसी तरह 90 के सामने कौन है? C। यहाँ 90 के सामने कौन है? R। अगर ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हैं, वो रेशियोज जो है वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपने इस सिमिलैरिटी को इस्तेमाल करके थिननेस फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया, और फॉर्मूला ड्राइव करते हुए आप क्या करते थे? रूल सिंपल से था, एक दफा वो ट्राइंगल लें जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर आए, एक दफा वो ट्राइंगल लें जिसमें ऑप्टिकल सेंटर और इमेज आए, फिर एक वो ट्राइंगल लें जिसमें ऑब्जेक्ट और फोकस आए। मैं अगर जल्दी से इस बात को वाइंड अप करूं तो एक दफा आप ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ये दो, और यहां से आप लेंगे ये वाली ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर आए, और वो ट्राइंगल जिसमें मेरे पास इमेज और ऑप्टिकल सेंटर आए, और फिर आप करस्पॉन्डिंग के रेशियो निकालेंगे। फिर अगली दफा आप वो दो ट्राइंगल लेंगे जिसमें आपके पास बेसिकली ऑब्जेक्ट और फोकस आए और इमेज और फोकस आए। तो याद है आप ऑब्जेक्ट और फोकस के लिए क्या करते थे? आप यहां पर एक पॉइंट ले लेते थे D, और फिर आप ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करते थे। यहां पर आप लेंगे ये वाली ट्राइंगल, और यहां पर आप लेंगे ये वाली ट्राइंगल। मैं पूरे को शेड नहीं कर रहा ताकि वो येलो वाली बात आपको याद रहे। ठीक, आपने करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वेट करके जो फॉर्मूला ड्राइव किया, वो फॉर्मूला ड्राइव किया कुछ इस तरीके से, 1/f is equal to 1/p plus 1/q. This equation is known as thin lens formula. ये इक्वेशन हमारे लिए कहलाती थी क्या? थिन लेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि हम बहुत से जगहों पर जो है वो इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक, अच्छा, थिन लेंस फॉर्मूला मैंने कॉन्वेक्स के लिए बता दिया। इसकी साइन कन्वेंशंस होती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 मिनट ऊपर ले चुका हूं, मैं जल्दी से इसे वाइंड अप कर दूं, क्योंकि वो बच्चे जो अब तो घड़ी भी नहीं देखनी पड़ती ना, सामने टाइम लिखा हुआ आ रहा होता है। F P Q। अगर आपके पास लेंस कॉन्वेक्स है तो याद है फोकल लेंथ पॉजिटिव है, अगर कॉनकेव है तो नेगेटिव है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रियल है तो P पॉजिटिव, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो P नेगेटिव। अगर आपके पास बनने वाला इमेज रियल है तो Q पॉजिटिव, और अगर इमेज वर्चुअल है तो Q नेगेटिव। ये वो साइन कन्वेंशन है जो हम इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह मंडे को जब क्लास होगी तो हम जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो कुछ एमसीक्यूज वगैरह जो है वो सॉल्व कर लेंगे। बस याद रखिएगा, मंडे के टेस्ट टॉपिक में थिन लेंस फॉर्मूला तक आएगा अलोंग विद इट्स सिंपल न्यूमेरिकल्स। सिंपल इन द सेंस जहां पर वो सिर्फ डिस्टेंसेस देंगे और आपने कैलकुलेट करना होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी के ध्यान में कोई क्विक क्वेश्चन है आप फौरन पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। जी साइमन। सर थिन लेंस लेने की वजह क्या है? अच्छा, क्लास में शुरू से थे, क्योंकि मैंने बिल्कुल क्लास के शुरू में बताया था। ये जो पहली डायग्राम आप देख रहे हैं, मैंने रे को स्ट्रेट बनाया हुआ है इवन इनसाइड द लेंस, यानी मैं रिफ्रैक्शन को इग्नोर कर रहा हूं। ठीक, अगर ये लेंस थिक हुआ तो ये रिफ्रैक्शन इतनी ज्यादा होगी कि मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। आइडिया समझ में आ रहा है आपको साइमन? यस सर, पहले ही बेंड हो ठीक है, क्योंकि डेविएशन बहुत Yes, ज्यादा sir. होगी, इसलिए मैं लेंस को थिन रखता हूं ताकि मैं अंदर वाली डेविएशन को इग्नोर कर सकूं। ठीक, तो इंशाल्लाह यहीं से जो है वो रिज्यूम करूंगा अपनी अगली क्लास में। मंडे के टेस्ट में आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 10 आएगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 में जहां तक मंडे को न्यूमेरिकल भी कर लेंगे ना, वो भी आएगा, तो मेंटली प्रिपेयर रहेगा। आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।